अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ मैं। मेरा सेकंड लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और हम ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, CPD, बाय एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये आपको इस कोर्स के साथ साथ हम प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे। वो इल्म जो आपको किताबें नहीं दे सकती, वो हम आपको देंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। किसी भी बिजनेस की जो मेन वैल्यू है, जो बुनियादें हैं, वो जितना इम्पोर्टेंट उसके लिए कैश फ्लो है, कैश होना, इन्वेस्टमेंट होना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसकी वर्क फोर्स। एक वर्क फोर्स, एक टीम, उसके अमले के बल पे ही तो उसका बिजनेस खड़ा है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको मदद देती है, आपकी हेल्प करती है। ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा अपनी उस वर्क फोर्स को स्ट्रांग बनाने में। जैसे हम अपना कैश फ्लो इंक्रीज करने के टिप्स ढूंढते रहते हैं, भाई वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से अच्छा जो है ना प्रॉफिट आ जाएगा, वहां इन्वेस्ट करते हैं, नहीं वहां नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो आपकी वर्क फोर्स है, वो भी आपकी रिसोर्स है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कैश की तरह ही इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मदद से हम अपनी वर्क फोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमने इसकी लास्ट टाइम इंपॉर्टेंस को पढ़ा था। अब इसमें आगे चलते हैं कि बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आगे क्या है। तो हमारी वर्क फोर्स के 3 बेसिक लेवल्स हैं। बेसिक लेवल्स जो हम सबको पता ही है कि एक तो अगर मैं सबसे मेन से स्टार्ट करूं तो फ्रंट लाइन स्टाफ है हमारा, एंट्री लेवल स्टाफ है हमारा, जो फ्रंट फोर्स पर जो बेसिक लेवल पे काम कर रहा है। फिर सेकंड लेवल आता है मैनेजमेंट लेवल, मैनेजेरियल लेवल्स हैं। ठीक है। और थर्ड है एग्जीक्यूटिव लेवल, ऑब्वियसली टॉप सुपीरियर लेवल जो है। मैनेजमेंट लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कनेक्शन बिटवीन द फ्रंट लाइन स्टाफ एंड द एग्जीक्यूटिव लेवल स्टाफ। मैनेजमेंट लेवल की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट लेवल स्टाफ की ड्यूटी है कि वो जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे जो सुपीरियर्स हैं, उनका राब्ता कायम करे, जो हमारा एंट्री लेवल स्टाफ है उसके साथ। एंट्री लेवल स्टाफ का डायरेक्ट अब चेयरमैन साहब से राब्ता नहीं हो सकता। चेयरमैन साहब को डायरेक्ट नहीं पता कि मेरे फ्रंट लाइन पे कौन कौन काम कर रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट कन्वे करना ड्यूटी है मैनेजमेंट स्टाफ की। फ्रंट लाइन स्टाफ हमारा क्या कर रहा है एंट्री लेवल पे? फील्ड वर्क कर रहा है, गुड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर सर्विस पे, प्रोग्राम सपोर्ट पे, यानी सपोर्टिंग के तौर पे जो काम करें, दैट इज आवर फ्रंट लाइन स्टाफ। डायरेक्ट जिसने कंज्यूमर से, जिसने कस्टमर से डायरेक्ट लिंक में आना है, वो कोई भी बिजनेस है, इधर वो फार्मेसी है, इधर वो कोई रेस्टोरेंट है, इधर वो कोई मार्केट है, कोई मॉल है, जो हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ है, that is responsible for good communication. We can say that कि हमारा फ्रंट लाइन स्टाफ हमारा फेस है, हमारी कंपनी का फेस है। फर्ज करें हमारे पास कस्टमर आया है और हमारा फर्स्ट फ्रंट लाइन स्टाफ बदतमीज है, अनटाइडी है, नॉट प्रॉपर ड्रेसिंग, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है, बात करने का अंदाज अच्छा नहीं है, वो चेहरा होगा हमारा जो वो चेहरा होगा हमारा जो कस्टमर तक जाएगा, वो कंपनी का फेस है जो कस्टमर देखेगा। ठीक है, तो फ्रंट लाइन स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट स्टाफ इज इन डायरेक्ट लिंक विद द कस्टमर, वो हमारे क्लाइंट के साथ डायरेक्ट लिंक में है। उसके बाद है प्रोग्राम मैनेजमेंट लेवल कहेंगे या सुपरविजन लेवल कहेंगे। उस मैनेजमेंट ने तो बहुत काम करने होते हैं कि वो जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जिनके जिम्मे है हमारी कंपनी का फेस, वो उनको मैनेज करेंगे, कि टाइमलाइंस को मैनेज करेंगे, उनकी ड्यूटीज को मैनेज करेंगे, उनके वर्क प्लान्स को मैनेज करेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे।
वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज करेक्टली और नॉट, क्योंकि कंपनी का फेस उन पे डिपेंड कर रहा है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द कस्टमर। ठीक है, तो अगर उनकी तरफ से कोई गलती होगी तो उनको तो ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ेगी ना, लेकिन लॉस तो कंपनी का होगा। तो इसलिए जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक मिसाल दी थी कि आपके पास एक कस्टमर है, 100 दफा आया आपके पास, 100 दफा आपका एक कस्टमर आपके पास आया, एंड ट्रस्ट मी इट इज करेक्ट। एक कस्टमर 100 दफा आया है, और अगर 101 दफा में आपका रवैया उससे अच्छा नहीं था, आपके कस्टमर का, मैं फ्रंट लाइन स्टाफ की बात कर रही हूं, कि आपके स्टाफ का रवैया आपके कस्टमर से अच्छा नहीं था, वो 102 बार नहीं आएगा आपके पास, या आने से पहले सोचेगा जरूर ये कंपेटिटिव मार्केट है, इधर ऐसा ही है। That is why your frontline staff is very important and your management staff is also very important, because वो make sure करेगा कि आपका frontline staff सही से काम कर रहा है। मैनेजमेंट स्टाफ ने ही शेड्यूल्स, प्रोग्राम्स, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं वो उनको बनाना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको इवेल्युएट करना है, वेदर दे आर इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, या हमारा जो मकसद था उन स्ट्रैटेजीज को बनाने का, आया वो भी पूरा हो रहा है या नहीं, हम जो अचीव करना चाह रहे थे वो कर पा रहे हैं या नहीं, हमारा जो टारगेट था हम उसी ट्रैक पे हैं या नहीं, या हमें चेंज करना चाहिए, ये सब कुछ हमारा सुपरविजन लेवल करेगा। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव लेवल, सीनियर मैनेजमेंट, जिसमें चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। तो दे आर दी बेसिक स्ट्रैटेजी एंड वीएन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनका वीएन है अगर कि मैंने कम्युनिटी में अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी में 10 फार्मेसीज हों और वहां कोई भी पेशेंट आए तो वो अगर अपनी थेरेपी लाइन से, ट्रीटमेंट रिजीम से क्या कहते हैं सेटिस्फाई नहीं है, तो मेरी फार्मेसी का स्टाफ उसको एटलीस्ट थोड़ा सेटिस्फाई कर सके, उसके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। मेरा वीएन है कि मेरी कम्युनिटी में अच्छी हेल्थ हो, ये वीएन है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और ये वीएन लेके चलते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल। इसकी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे एम्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन साहब का वीएन है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप को लेके चलना है, हमने अब अपनी नस्ल जो है अपने एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, कि हमारे स्टूडेंट्स जब मार्केट में निकले दे शुड नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वो जॉब्स के मोहताज ना रहे, ये उनका वीएन है। और इस वीएन पर चलते हुए फिर सारा मैनेजमेंट स्टाफ और फ्रंट लाइन स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। अब उसके बाद है एचआर का यहाँ पे क्या रोल आ रहा है, कि एचआर ने क्या करना है, मैनेजमेंट स्टाफ हो, सुपरविजन स्टाफ हो, कोई भी लेवल हो, पहले आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर उस जॉब डिस्क्रिप्शन की बुनियाद पे होगी रिक्रूटमेंट, देन देयर विल बी जॉब एनालिसिस, कि आया उस रिक्रूटमेंट से हमें डिजायर्ड आउटकम मिल भी रहे हैं या नहीं, हम जो चाहते थे, जो हमारा रिजल्ट था वो हमें मिल भी रहा था या नहीं। तो ये एक सर्कल है, ये चलता रहता है। जॉब एनालिसिस होगा, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, देन देयर इज अगेन अ जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर से जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, उस जॉब डिस्क्रिप्शन की फिर से रिक्रूटमेंट होगी, ये सर्कल चलता रहेगा अंडर द एचआर। जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, आपकी कंपनी का। कंपनी में एग्जीक्यूटिव्स जो बैठे हुए हैं उन्होंने तो वीएन को लेके चलना है ना, वो तो अब इन ड्यूटीज को नहीं, अगर वो इन ड्यूटीज को निभाने लग गए, वो बैठ के वो जॉब डिस्क्रिप्शंस भी देने लग पड़े और रिक्रूटमेंट भी करने लग पड़े, तो वीएन की तरफ कौन काम करेगा? जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसकी तरफ, कंपनी ग्रोथ की तरफ कौन काम करेगा? ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस, ये सब काम करेगा आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि मैनेजेरियल लेवल पे आएगा, जो कि दरमियान वाला मैनेजेरियल लेवल है। वो इन टच होगा हायर अथॉरिटी से, वो इन टच होगा फ्रंटलाइन स्टाफ से, उसको पता है कब कहाँ वैकेंसी है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को डिसाइड करेगा, वो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करेगा।
फिर जॉब एनालिसिस करेगा, फिर आगे से एक सर्कल चलेगा। अब एचआरएम के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसके क्या बेसिक ड्यूटीज हैं, हमने पीछे अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट करेगी, हायरिंग करेगी, आपका स्टाफ आप तक रोक के रखेगी, फिर उस स्टाफ को ट्रेनिंग देना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए स्टाफ को ट्रेन करना, स्टाफ को वक्त के साथ साथ डेवलप करना, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये टाइम और परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रही। मेरे बेटे मैं लेक्चर दे लूं एट द एंड में, फिर आप सबके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो आपकी वर्क फोर्स है कंपनी की, उसको मैनेज करना, उसको ट्रेन करना, उसकी हायरिंग करना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। तो उसमें जो बेसिक चैलेंजेस हैं, बाकी सब ड्यूटीज भी हैं इसी अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला में है, लेकिन जो मेन चैलेंजेस हैं रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। अब ये दो क्यों चैलेंज हैं? रिक्रूटमेंट तो हो गई, रिटेंशन हो रही है या नहीं? आप हायरिंग तो कर रहे हो, पर वो एम्प्लॉय आप रोक नहीं पा रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर रहे हो, पर आपका स्टाफ, आपका एम्प्लॉय डेवलप नहीं कर पा रहा, वो उस ट्रेनिंग को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ट्रेनिंग का, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। परफॉर्मेंस एंड टाइम मैनेजमेंट, आप परफॉर्मेंस तो मैनेज कर रहे हो, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, आपको जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए वो विद इन टाइम नहीं मिल रहा, देर से आए तो फिर क्या फायदा। तो अब इसके अंदर जब हमने रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन करनी है, तो एचआर ने किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन चीजों को मद्देनजर रखना है? सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेस। ये मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बोली थी कि जब हम बिजनेसमैन है ना, जब हमने बिजनेस करना है, तो हमारा सबसे पहला नुक्ता ये होना चाहिए कि हमने अपने रिसोर्सेज बचाने हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, चाहे वो टाइम रिसोर्सेज हो। आप कभी रिसर्च करिएगा, गौर करिएगा, बिजनेसमैन के लिए वक्त सबसे कीमती होता है। और इसकी मैं एक कॉमन से एग्जांपल दूं, अगर आप में से कुछ लोग शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, जो दुकानदार तबका होता है ना, जिनकी दुकानें होती हैं, वो कभी छुट्टी नहीं करते, शादी हो उनके खानदान में, ईद है, कुछ भी है, वो दुकान नहीं बंद करते, वो अपनी फैमिली को भेज देंगे, खुद दुकान नहीं बंद करेंगे। हाँ, आम देखने वाला कहता है बंदा कि एक दिन की तो बात थी, इतनी क्या चवल, लेकिन नहीं, दे आर बिजनेसमैन, दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। उनको पता है कि मैं एक दिन दुकान बंद करूंगा, मेरे वो 24 घंटे पीछे आएंगे कारोबार में, और 24 घंटे क्या, उनको एक मिनट का भी हिसाब होता है, तो 24 घंटे तो उनके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमने जब रिक्रूटमेंट करनी है, हमने जब रिक्रूटमेंट करनी है, जब रिटेंशन करनी है, दोनों चीजों में हायरिंग करनी है जब हमने, तब हमने दोनों टाइम और मनी, वक्त और पैसा दोनों कम से कम खर्च करते हुए, दोनों चीजों को बचाते हुए हमने रिक्रूटमेंट करनी है। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? जब रिक्रूटमेंट सडन है, अनप्लैंड है, आपका कोई एम्प्लॉय ड्यू टू एनी रीजन, वॉलेंटरीली और अनवॉलेंटरीली, ठीक है, या तो उसने खुद या उसके कंट्रोल में नहीं था, ड्यू टू सर्टेन रीजन, खुदा ना खास्ता डेथ की वजह से या एनी रीजन, आपका एम्प्लॉय आपको सडनली छोड़ के चला गया, आपका स्टाफ वो वेल ट्रेन था, अपनी पोजीशन पे था, अपना काम जानता था, और उसका काम सिर्फ वो ही करता था, अब वो सडनली वहां से स्पेस एक ब्लैंक हो गई। यहां पे अब क्या करेंगे? यहां पे अब कॉम्प्रोमाइज होंगी हमारी हायरिंग की पॉलिसीज, हमारी हायरिंग के की पॉइंट्स। हमने जो कुछ कह लो कि आसान जुबान में बोलूं कि शर्त अगर हमने रखनी थी, हायरिंग की कुछ शराइत रखनी थी कि हाँ नहीं, हमें इस तरह का एम्प्लॉय चाहिए, इस तरह का बंदा, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, हमारे वो की रूल्स जो हैं
वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, उनको हमें बाईपास करके रैपिडली हायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक सडनली ब्लैंक स्पेस पैदा हो गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे सिस्टम में। तो इसलिए HR डिपार्टमेंट इज देयर फॉर यू। HR डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ये उसकी ड्यूटी है। दे मस्ट नो व्हाट इज द नीड ऑफ सिस्टम एंड वेयर टू फाइंड दिस नीड। आपकी सिस्टम में कौन सी जरूरत का पैदा हो सकती है, ठीक है। डाउट्स को भी क्लियर करना जो है वो HR डिपार्टमेंट का काम है। कि HR डिपार्टमेंट ने डाउट्स को भी क्लियर करना है कि इन फ्यूचर ये नीड पैदा हो सकती है, इसके लिए मुझे ये जो है ना एम्प्लॉय या ये स्टाफ ये CVs अपनी लाइन में रखनी है, और मुझे यहाँ इस तरह इनको कांटेक्ट करना है, ताकि जब भी कोई इस तरह की ब्लैंक स्पेस हो मैं बिना अपनी की पॉलिसीज को बाईपास किए हायरिंग कर सकूं। क्योंकि जब आप की पॉलिसीज को बाईपास करते हो ना, तो देयर आर मेनी रिस्क्स। क्या रिस्क्स हैं? रिक्रूटमेंट ना इन्वेस्टमेंट की तरह है, हायरिंग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरह है, कि अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया आपको बहुत लॉस हो जाएगा। अगर आपने कोई एक गलत बंदा हायर कर लिया, दैट वाज अनफिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज अनफिट फॉर दैट जॉब, और दैट वाज नॉट लॉयल, दैट वाज नॉट ऑनेस्ट, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और बिजनेस, माना हम बिजनेस रिस्क पे ही चलाते हैं, पर कुछ रिस्क होते हैं जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉसेस फिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो HR डिपार्टमेंट की यहाँ पे ये ड्यूटी है कि आप पहले से आपके पास पूरा प्लान तैयार हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा स्टाफ, कौन कौन से JDs हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, आपने पहले से जॉब एनालिसिस कर रखा हो, जॉब डिस्क्रिप्शंस आपके पास हो, ताकि whenever there is a sudden space आपको पता हो कि भाई मुझे क्या चाहिए और कहां से मिल सकता है। फिर आपको किसी भी किस्म की रिक्रूटमेंट के लिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑब्वियसली जब आप राइट स्टाफ, आपको पता है कि एक तो रिस्क है ना कि आपने स्टाफ ही खराब हायर कर लिया, लेकिन एक है कि गुड, आपका स्टाफ हायर अच्छा हुआ, गुड हो गया। तो जब स्टाफ गुड हायर हो गया, यहाँ पे भी मामला खत्म नहीं हुआ, चैलेंज खत्म नहीं हुआ। अभी सिर्फ वो हायर किया है आपने, उसकी एडजस्टमेंट होनी है। अभी एनवायरनमेंट में उसको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब होने में। इसको मेरे बेटे सब स्टूडेंट्स हैं, तो विदाउट कीपिंग इन माइंड एज डिफरेंसेस, मेरे बेटे हैं सब। देखिए क्या है कि जब एक पौधा है, आपने एक पौधा लिया गार्डनर से, नर्सरी से एक पौधा लिया जड़ों के साथ, उसको आके अपने गमले में लगाया, उसी दिन वो फूल नहीं खिलेगा, इट विल टेक सम टाइम। वो जड़ें उस मिट्टी को पकड़ने में कुछ टाइम लगाएंगी। यू जस्ट हैव टू नर्चर दैट, आपको पानी देते रहना है, उसका ख्याल करना है। लेट दैट जो है ना रूट्स ग्रैब द सॉइल, वो पौधे को जड़ों को पकड़ लेने दो। इसी तरह जब हम नई हायरिंग करते हैं तो कुछ टाइम चाहिए होता है उस पर्सन को आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने में, वो टाइम लगता है, वो ट्रेनिंग लगती है, और वो ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड करनी है, वो ट्रेनिंग HR ने प्रोवाइड करनी है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, उसमें आपने उसको प्रोवाइड करना है, एक कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कि वो आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि वो नया आया है, उसको आपने नया हायर किया है, वो आपको पहले से नहीं जानता, आपके सिस्टम को पहले से नहीं जानता। और यही आती है फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ। इसी का एक हिस्सा है जो हम अभी कर रहे हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट इज नीडेड, इट इज डिजायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्रोफेशनल person, whether it's a pharmacist, whether it's a doctor, it's a medical graduate, it's a teacher, whatever that degree is,
When you are working professionally, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो there must be some professional training, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एटिकेट्स, टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी, ये सब प्रोफेशनल डेवलपमेंट से आता है। ईमानदारी से बताइए आप मुझे कि क्या हमारा फॉर्म डी स्टूडेंट से भी मैं पूछती हूँ और फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट से भी मैं पूछती हूँ, क्या हमारा कोर्स जो है, तालीम का कोर्स, फॉर्म डी आपने पढ़ा, 5 साल पढ़ लिए, 1 साल 2 साल पढ़ लिया, क्या हमारा कोर्स हमें इतना प्रिपेयर करता है कि हम ग्रेजुएट होने के फौरन बाद एक फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने को प्रोफेशनली तैयार हैं? नहीं करता। हमें इंटर्नशिप्स की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये इसीलिए ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारी थ्योरी, हमारे एजुकेशन मटेरियल में, हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में ये चीजें तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ थ्योरी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में, प्रैक्टिकल एथिक्स के बारे में, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। वहीं पर आते हैं फिर ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, फिर वो चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो या वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या आपका अपना स्टाफ हो। अगर आपने अपने स्टाफ को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी हुई है, अगर आपका स्टाफ प्रोफेशनली वेल ट्रेन्ड है, तो वो न्यू हायरिंग को अडॉप्ट करेगा, वो न्यू हायरिंग को अपने साथ लेके चलने में हेल्प करेगा, वो न्यू हायरिंग को अपनी टीम में शामिल करेगा। उसके बाद है रिक्रूटमेंट नीड्स मस्ट बी नोन। आपको पता होना चाहिए कि क्या वाकई रिक्रूटमेंट नीड है भी या नहीं। मतलब आप एक पोजीशन खाली है, अब लाजिम है कि आप इसके लिए नई हायरिंग करो। आप अपना ही स्टाफ जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में से है, जो कि ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज्ड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, आप उन अपने स्टाफ को उसी को ट्रेनिंग दो और फिर प्रमोशन करके वही काम आप उस स्टाफ से करवा सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा ऊपर पे कर दीजिए ना, इस तरह आप उसको रिटेन भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फार्मेसी की बात करूं, एक हम जनरल फार्मेसी सेटअप की बात करते हैं, तो लाजमी है कि मुझे 3 से 4 फार्मासिस्ट ही हायर करने हैं, या मैं एक फार्मासिस्ट के साथ 3-4 फार्मेसी टेक्नीशियंस हायर कर लूं, या 2 फार्मेसी टेक्नीशियन ग्रेजुएट्स और साथ में एक फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट हायर कर लूं। अब इनकी अगर मैं सैलरीज को डिफाइन करूं, तो एक फार्मासिस्ट से 50% तक कम होगी सैलरी एक फार्मेसी टेक्नीशियन की, और एक फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट की उससे भी कम। तो इस तरह मैं अपने बिजनेस को कॉस्ट से बचा सकती हूं। अब अगर मेरी फार्मेसी में हम डिस्पेंसिंग भी कर रहे हैं, हम मेडिसिन को डिस्पेंस भी करते हैं, जैसे फजलदीन फार्मेसी है, ठीक है, तो अब मुझे लाजिम है कि मैं उसके लिए एक डिस्पेंसिंग असिस्टेंट हायर करूं, बल्कि मैं अपने स्टाफ को ही डिस्पेंसिंग की ट्रेनिंग देकर डिस्पेंसिंग भी उनसे करवा लूं। तो ये सब चीजें हैं जो हमें रिक्रूटमेंट नीड्स पहले से डिफाइन होना जरूरी है कि आया वाकई इसके लिए नई हायरिंग होनी चाहिए, या हमारे पास जो स्टाफ है हम इन्हीं को ट्रेन कर कर इन्हीं को प्रमोट कर दें। अब इसमें हमें बचेगा क्या? इसमें हमें बचेगी ऑर्गेनाइजेशनल एंगेजमेंट। जो आपके पास पहले से स्टाफ है वो इंगेज्ड है आपके साथ, उसकी एक कनेक्शन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी एक बॉन्डिंग है आपके साथ, उसकी लॉयल्टी है आपके साथ, उसको आपके लिए उसको कुछ समझाना और उसके लिए आप तक कुछ कन्वे करना उतना मुश्किल नहीं है, बजाय इसके कि आप कुछ नया स्टाफ हायर करें किसी एक पोस्ट के लिए, फिर उनको नए सिरे से एंगेजमेंट, रिटेंशन, ये सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह, वो सारा एक नया सफर शुरू होता है। तो ये इट इज द ड्यूटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें यही करना है कि हमें रिक्रूटमेंट नीड्स को जानना है,
कि आया इस चीज की जरूरत है, इस पोस्ट को फिल करने के लिए मुझे बाहर से हायरिंग की जरूरत है या नहीं है, मुझे एक फार्मासिस्ट काफी है या मुझे 4 फार्मासिस्ट ही हायर करने हैं। ये सब चीजें डिसाइड करेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग जो है, ये आप डिसाइड करते हैं, आपको ये इस काबिल बनाती है कि आप इन पहलुओं से भी बिजनेस के बारे में सोच सके। उसके बाद है सपोर्टिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपका सपोर्टिंग स्टाफ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग अ फार्मेसी, आपका सपोर्टिंग स्टाफ आपकी फार्मेसी का मेन फेस है, उसने डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है। तो यू मस्ट इंश्योर कि आपका वो आपका स्टाफ मेंबर जिसने डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में आना है, that person must be very good in communication skills. That person must have a habit of smiling, talking with a good smile, talking with a good behavior, talking with a good gesture. That person must be confident enough कि वो अगले से की बात सुन सके, समझ सके, सिचुएशंस को हैंडल कर सके। ये नहीं कि अगला बात कर रहा है और उसके अंदर इतनी भी जरूरत नहीं कि वो आंखें ऊपर उठा सके, कॉन्फिडेंस नहीं है, आवाज उसके गले से निकले नहीं, तो वो आपका कस्टमर कोई क्वेश्चन कर रहा है या इवन आपका कस्टमर अगर कोई शिकायत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट लाइन स्टाफ से ही कोई मिस्टेक हुई है, अकाउंटेंट से ही कोई मिस्टेक हुई है, कस्टमर, एक तो नेगेटिव पॉइंट आ गया, मिस्टेक हुई, नाम किसका खराब हुआ, आपकी कंपनी का, फ्रंट लाइन स्टाफ को फर्क नहीं पड़ा, कस्टमर किसका खराब हुआ, आपकी कंपनी का। सेकंड, कस्टमर आया शिकायत लेकर, यहां पे भी आपका फ्रंट लाइन स्टाफ ट्रेंड नहीं था, वो इस शिकायत को हैंडल नहीं कर सका, शिकायत मजीद मिस हैंडल हो गई, 2-4 कस्टमर और चले गए जो उस टाइम पे थे, जिन्होंने मैस देखा। लॉस किसका हुआ, आपकी कंपनी का, लॉस आपकी कंपनी का हुआ है। बिजनेसमैन के लिए सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो इसीलिए आपका सपोर्टिंग स्टाफ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी रिक्रूटमेंट के टाइम पे उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, एक और चीज जो हम हायरिंग के तौर पर, हायरिंग के टाइम पर मिस कर जाते हैं, ज्यादातर ना, आप बड़े शहरों में जाओ तो वो यंग ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन किए हुए काफी साल हो गए और आपने कोई काम नहीं किया ना, तो वो आपको जरा साइड पे ही रखेंगे, वो ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? ग्रेजुएट्स में एक स्पार्क होता है टू लर्न न्यू थिंग्स, वो अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकले होते हैं, बड़ी थ्योरी पढ़ के उनका दिल होता है कि अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, वो उनके अंदर जज्बा होता है कि वो एक साथ 4-4 बंदों का काम भी कर सकते हैं। आप मार्केट में निकलेंगे, जितनी सैचुरेशन है हमारे इधर, आपके पास अगर अडेप्टेबिलिटी स्किल नहीं है, लर्निंग स्किल नहीं है, डेवलपमेंट स्किल नहीं है, आप दौराने जॉब नई नई स्किल्स सीख के डेवलप नहीं कर सकते अगर, तो आपका स्कोप, आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत थोड़ा है। हायरिंग के टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो, आप जिसको हायर कर रहे हो, क्या आप उसको ट्रेन कर कर डेवलप कर सकते हो, क्या आप उससे दूसरी 2-4 स्किल सिखाकर 2-3 और एम्प्लॉयज का काम निकलवा सकते हो। बिजनेसमैन तो यही सोचेगा ना, हाँ मुझे 2-3 एम्प्लॉयज की तनख्वाह बचेगी, इट्स गुड, ठीक है। तो बिजनेसमैन के लिए ये बहुत जरूरी है, जब वो, एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब वो हायरिंग करें तो वो लाजमी ये देखे कि वो जिसको हायर कर रहा है उसके अंदर एक स्किल लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ आप कुछ भी दो, आई विल डू इट, ठीक है, ओके आई विल डू इट, आई विल लर्न, आई विल डू इट। आप उसको कोई भी काम दे दो, उसको आता है नहीं आता, कहेगा आई विल डू इट, फिर वो चाहे कहीं से भी सीख के आए, पर ही विल से, वो एक एटीट्यूड होना चाहिए, आई विल डू इट। बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए यही एटीट्यूड सबसे बेस्ट है, उसको हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी।
इसके बाद है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हर कंपनी का की तरह कोई भी कंपनी आपकी चाहे छोटे से छोटा सेटअप है, जब भी कोई वैकेंसी होगी ऑब्वियसली देयर विल बी एन एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह से होगी कि अब आजकल हमारे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा कम हो गया है। अब तो आप इनफैक्ट अपने व्हाट्सएप पे लगा दो, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। अपने फेसबुक पेज पे लगा दो, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। और जरूरी नहीं है कि आपको मॉनेटरी एक्सपेंस के साथ ही एडवर्टाइजमेंट करनी है, बट एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोचें, अच्छा पता क्या है इसमें एक और चीज है, हमें लगता है हम एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। नहीं, देयर इज अ ट्रिक। हम एडवर्टीजमेंट कर, हायरिंग के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, वही नीड 3 से 4 हाईली स्किल्ड ये वाले वर्कर, 3 से 4 हाईली स्किल्ड ये वाले वर्कर, पर वो प्रमोशन हो रही है। जब वो हमारी एड जब जब जहां जहां भी जा रही है, तो वो सब क्या उन तक एक एक इमेज, एक तो हमारा नाम जा रहा है, हमारा नाम किसी भी मैसेज के साथ, पर लोगों की नजर से हमारा नाम गुजर रहा है, उनके जहन में हमारा नाम जा रहा है। दूसरा, उनको पता है कि भी इस जगह पे इतने स्किल्ड एम्प्लॉयज नीडेड हैं, मतलब यहाँ पे इतने स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये हमें इतनी अच्छी सर्विस फ्राहम करेंगे। तो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली जस्ट फॉर रिक्रूटमेंट। सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, एडवर्टीजमेंट से कभी भी पीछे मत हटिएगा। आपका कोई भी बिजनेस है, आप कोई भी कारोबार करते हैं, वो कोई छोटी सी दुकान है या कुछ भी है, एडवर्टीजमेंट से कभी भी पीछे मत हटिएगा। वो चाहे वैकेंसी के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट इज योर पावर। वो आप एडवर्टीजमेंट आपकी आपको लोगों तक पहुंचाएगी। उसके बाद देयर मस्ट बी अ प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन वाइल हायरिंग। जब आपने हायरिंग करनी है तो आप जब क्या कहते हैं कि नए रिश्ते की शुरुआत झूठ पर नहीं होनी चाहिए। जब आपने हायरिंग करनी है ना, तो आपने अपने स्टाफ को प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है। भाई ये काम है आपका, ये आपकी जेडीज हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये आपने इस तरह से करनी है। दैट स्टाफ मेंबर, दैट एप्लीकेंट मस्ट नो हिज ड्यूटीज, कि उसको करना क्या है। ये नहीं कि हाँ ये भी देख लेंगे, आप आए फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, ये नो। नए रिश्तों की शुरुआत झूठ पर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर मजा नहीं आता वरना फिर बरकत नहीं रहती है। थर्ड है जॉब एप्लीकेशन। जब आप हायरिंग करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट मस्ट साइन करें, ताकि आपके लिए भी चीजें स्मूथ हो, क्लीन हो। उनके लिए भी, जिनको आप हायर कर रहे हैं, उनके लिए भी चीजें स्मूथ एंड क्लीन हो, आपके लिए भी। क्लास आप सबको आवाज आ रही है? चलिए ठीक हो गया, थैंक यू। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इतने क्विक रिस्पांस का। अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशंस क्या हैं? आपकी कंपनी के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे जो आपने बनाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें है कि भाई नो स्मोकिंग, या इधर आप आके सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर सकते हैं, या मेल स्टाफ मेंबर्स अलग बैठेंगे, फीमेल अलग बैठेंगे, या आपको प्रॉपर ड्रेस कोड है। ये जो भी आपके रूल्स हैं, वो आप उनको हायरिंग के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये वो कैंडीज हैं, ये वो लॉलीपॉप्स हैं जो उस स्टाफ को जिसको आप हायर करेंगे सुबह आपके पास आने पे राजी करेंगे। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शंस और सैलरी हर कोई देता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी ने फ्री में काम तो करवाना नहीं ना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है ना,
ये उस तरह कहें बात कि अगर आप उनको कहेंगे लमसम आपकी सैलरी जो है ना 25,000 है, ओके बात खत्म। लेकिन अगर आप उनको कहेंगे कि आपकी सैलरी है 20,000, साथ में आपको मील अलाउंस मिल जाएगा, आपको एक लीव अलाउड है, और आपको मेडिकल अलाउंस अगर आप इधर हमारे पास बीमार हैं, सर दर्द की गोली मिल जाएगी, इस तरह आपको एक टाइम की चाय मिल जाएगी। जब आप ये अलाउंसेस उनको बताएंगे ना, वो लंबी लिस्ट, क्या है कि एक बड़ा गिफ्ट नहीं हम दे रहे, हम छोटी छोटे गिफ्ट्स की पूरी बास्केट तैयार करके उनको दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत सी तैयार करके। यही तो काम है एचआर का, वरना तो रिक्रूटमेंट शुरू से होती आ रही है। लेकिन यही एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हमने उनको देने हैं कि जब आप उनको कहें ना कि ओके ठीक है आप घर जाके सोचिए, फिर आप मुझे फाइनल कॉल दीजिए, हम सुबह फिर फाइनल साइन वगैरह, या आप सुबह से ज्वाइन कर लीजिए। ये ना वो घर जाके कहे नहीं मुझे फलानी जगह से कॉल आ गई थी, अच्छा था वो वगैरह वगैरह। कि नहीं, जब आप उनको ये बेनिफिट्स, छोटी छोटी कैंडीज, छोटे छोटे लॉलीपॉप्स देंगे ना, फिर वो आपके पास ही आएंगे और आपको रखना है उनको अपने पास। एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा स्टाफ मेंबर, बिजनेसमैन कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देता, चाहे उसको उसकी कुछ खामियों को बर्दाश्त ही ना करना पड़े। वो ये भी कहेगा मैं बड़ा तंग हूं इससे, लेकिन ये वजह है उसकी, उसमें ये काम करने की खूबी है, वो ये काम करना जानता है। एक अच्छा स्टाफ मेंबर, एक समझदार बिजनेसमैन, एक समझदार एंटरप्रेन्योर कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तो हमने भी यही करना है, हमने उनको लॉलीपॉप्स और कैंडीज देकर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब क्यों क्लीन होना चाहिए? हमने कहा ना उनको भी आपने पहले दिन सब क्लियर करना है, जॉब डिस्क्रिप्शंस बतानी है, और उनको इस तरह लॉलीपॉप्स और कैंडीज भी देनी है। क्यों रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हमारा क्लीन होना चाहिए? दो टर्म्स हैं। इमिग्रेशन का तो सबको पता होगा, आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हो रही है, एंड इट इज वेरी पेनफुल कि पिछले साल लाखों की फिगर थे वो, लाखों के फिगर, लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स, हमारे ग्रेजुएट्स यानी पढ़ा लिखा तबका, हमारी ताकत जो थे, वो मुल्क छोड़ के इमिग्रेट करके बाहर के मुल्कों में गए और अभी भी जा रहे हैं। क्या तो इमिग्रेशन है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं? इसको तो हम नहीं रोक सकते, ये तो गवर्नमेंट लेवल पर आ गया, ये तो बड़े लेवल पर आ गया, हम इमिग्रेशन नहीं रोक। ऑल्दो इट इज वेरी सैड कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है, हमारे मुल्क का बहुत लॉस हो रहा है। कह लो कि हमसे जितने भी हीरे जवाहरात थे ना, वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन है कोई बात नहीं, वी आर टुगेदर इन दिस। सेकंड चीज है एट्रिशन। एट्रिशन यानी आप एक हायरिंग कर रहे हो, लेकिन आपका स्टाफ रुक नहीं रहा आपके पास, मैक्सिमम 1 से 2, 2 से 3 माह तक दे रिजाइन, वट एवर द रीजन इज, या वो रिजाइन कर रहे हैं या आप टर्मिनेट कर रहे हो, एट द एंड बात यह है कि आपका एम्प्लॉय रिप्लेस हो रहा है बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। इसके लिए अगर जो टर्मिनोलॉजी है, एम्प्लॉय टर्नओवर, एट्रिशन एम्प्लॉय टर्नओवर है जब आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी को लीव कर रहा है, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय रिप्लेसमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, या तो ड्यू टू सर्टेन रीजन आपको टर्मिनेट करना पड़ रहा है। आपको अगर टर्मिनेट करना पड़ रहा है, इसकी एक ही वजह, आपसे सही हायरिंग नहीं हो रही, हायरिंग के टाइम पे आप पहचान नहीं पा रहे, आपसे एनालिसिस नहीं हो पा रहा, आपसे टेस्ट नहीं हो पा रहा। और अगर वो रिजाइन, आपका एम्प्लॉय रिजाइन कर पा रहा, करके जा रहा है बार बार, तो आपसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट नहीं हो रही, आपसे एम्प्लॉय एडॉप्टेशन नहीं हो रही, आपसे एम्प्लॉय रिटेंशन नहीं हो रही। दोनों केसेस में गलती कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की ही है। इन दो चीजों को रोकने के लिए हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। हर 4 में से 3 जो एम्प्लॉयज हैं,
वो जॉब खुद छोड़ते हैं। सिर्फ एक होता है जिसको या हालात की वजह से या जो है ना कंपनी खुद टर्मिनेट कर, हालात के हाथों छोड़ता है, वो खुद नहीं छोड़ना चाह रहा होता। लेकिन 3 ऐसे होते हैं जो जॉब अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। और जो मैनेजेरियल स्टाफ है वो यही गैस कर रहा होता है कि नहीं, इसको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई होगी, या कोई और रीजन होगी, फैमिली रीजन होगी, फैमिली प्रेशर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक, स्कूल्स में टीचिंग टीचर्स की अगर मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि मैंने मेरे पास खुद भी ये एक्सपीरियंस है, तो मैं ये एक सच्ची एग्जांपल है कि क्या था, वो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। वो स्टाफ को क्या कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं दे रहे थे। एक स्टाफ मेंबर था जो बॉस बना हुआ था सब पे, और बाकी स्टाफ मेंबर कह रहे थे कि भी हमारी कोई औकात नहीं है। सिर्फ ये इस चीज की वजह से देखते ही देखते विद इन मंथ्स उनका सारा ओल्ड स्टाफ, जो कि 3-3 4-4 साल से उनके पास था, जो कि वेल ट्रेन्ड था, स्टूडेंट्स जिनसे अटैच्ड थे, स्टूडेंट के पेरेंट्स जिनसे अटैच थे, वो 3 से 4 माह में सारे का सारा स्टाफ छोड़ गया। अब क्या हुआ कि ना, वो अब मैनेजमेंट बैठी, मैनेजमेंट ने अपने से अंदाजे लगाने शुरू किए कि नहीं, कोई और रीजन रही होगी, कोई फैमिली प्रेशर रहा होगा, जबकि नहीं, रीजन थी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज। तो वो शुड वर्क ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन। अब एम्प्लॉय क्यों छोड़ेगा काम? एक तो ज्यादा उसको पे मिलेगी, लेकिन एक और फैक्टर, अगर हम बाकी फैक्टर्स को भी देखें तो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ उसको ज्यादा पे की लालच है और कोई मसला नहीं है। नहीं, उसको करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए। उसको है कि मैं इतने साल हो गए हैं वहीं वैसे ही काम कर रहा हूं, ना तो मेरी शख्सियत में कुछ इजाफा हुआ है, ना मैंने कुछ गेन किया है। उसके बाद उसको कुछ बेनिफिट्स, वो जो मैंने कैंडीज एंड लॉलीपॉप्स का कहा है ना, वो वाले बेनिफिट्स। उसके बाद है वर्क लोकेशन या वर्क एनवायरनमेंट का कहूं कि फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट चाहिए। टोटल, चाहे वो काम करने के तरीके से हो, काम करने की टाइमिंग से हो, या काम करने के अंदाज से हो, वर्क पॉलिसी से हो, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि एम्प्लॉय भी इंसान है, वो रोबोट नहीं है ना। तो इंसान को आप कितना ही दबाओगे, एक टाइम आएगा वो कहेगा कि नहीं, ओके बस। तो हमें वो टाइम नहीं आने देना, हमें उस एम्प्लॉय को साथ साथ लेके चलना है। इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। इंसान में और जानवर में अल्लाह ने फर्क बताए है ना, तो उसमें से एक फर्क यह है कि जानवर डेवलप नहीं करता, इंसान के अंदर अल्लाह ने बुनियादी तौर पे एक हिस्स रखी है डेवलपमेंट की, एक लालच है कुछ ना कुछ हासिल करने की, कुछ ना कुछ सीखने की। क्या रीजन है कि हम कैंडी क्रश के 955 955 लेवल्स करने के बाद भी 956वां करके बहुत खुश होते हैं, हालांकि सब एक जैसे हैं? क्योंकि हम कुछ अचीव करते हैं। क्या रीजन है कि हम, ये जो लड़के होते हैं इंतहाई निकम्मे, सॉरी टू से दैट, लेकिन उनको वन व्हीलिंग करके बहुत मजा आ रहा होता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग। वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं नहीं बस चल रहा होता तो वन व्हीलिंग करके तसल्ली मिलती है कि आई एम अचीविंग समथिंग। तो व्हेन यू आर प्रोफेशनल, आप कोई ना कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो देयर इज सम हंगर, सम थर्स्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन यू। आपके अंदर एक लालच होती है, एक चाहत होती है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की। तो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टाफ को ये तमाम मौके फ्राहम करें। 37% रीजन है, 37% लोग वो होते हैं जिनकी सिर्फ वो अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ बेटर अचीव करने के लिए जॉब को छोड़ते हैं। 28% वो हैं जो पे के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। 27% वो हैं, 27% वो हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन डी वैल्यू करती है। ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता, मैनेजर्स को नहीं पता, जस्ट दे आर डूइंग इट, लेकिन वो स्टाफ मेंबर, वो फैकल्टी मेंबर फील कर रहा है कि वो डी वैल्यू हो रहा है।
जब उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। यही पे आता है एचआर का, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, एप्रिसिएशन के बारे में। लेकिन एम्प्लॉयज क्विट देयर जॉब जब उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, जब उनको, आम जबान में बोलूं, शाबाश नहीं मिलती है। जब हम उनको शाबाश नहीं दे रहे हैं, एक दफा अच्छा काम करने पे शाबाश नहीं मिली, दूसरी दफा अच्छा काम करने पे शाबाश नहीं मिली, तीसरी दफा वो नहीं करेगा कि क्या फर्क है मेरे में और उसमें जो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं फिर एक्स्ट्रा काम। 76% वो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने वैल्यू नहीं फील की, लेकिन मैनेजर्स को लगा कि नहीं नहीं, उन्होंने 100 में से 89% मैनेजर्स इस गलत फहमी में होते हैं कि इस एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पे की वजह से जॉब छोड़ी है। वो अपनी गलती से आगाह ही नहीं होते, और यहीं पे सबसे बड़ा नुकसान होता है। जब आपको आगाही ही नहीं है कि आपकी गलती कहाँ है, आप इस गलत फहमी में है कि नहीं नहीं, उसको नई पे मिल गई थी कहीं और, हमें इतनी पे में कोई और मिल जाएगा। नहीं, हर कहानी पे से शुरू होके पे खत्म नहीं हो रही। कुछ लॉलीपॉप्स, कुछ कैंडीज, कुछ पॉपर्स चाहिए होते हैं अच्छे एम्प्लॉयज को अपना बनाकर रखने के लिए। अच्छा, अब हमने सारी कहानी पढ़ ली कि भाई एम्प्लॉयज को अपना बनाना है, अपना बनाना है, अपना बनाना है। अब जो आप में से कुछ होंगे जो सोच रहे होंगे भी, इतना क्यों, हम बिजनेसमैन है, नहीं एम्प्लॉय अपना बनता तो ना बने, हम नया हायर कर लेंगे। नो, इट इज नॉट दैट इजी। जब आप एम्प्लॉय हायरिंग करेंगे ना, एम्प्लॉय न्यू हायरिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट उस एम्प्लॉय की सैलरी से भी ज्यादा है, उसकी एनुअल सैलरी से भी ज्यादा बाज दफा कॉस्ट हो जाती है। एम्प्लॉय टर्नओवर, जिसको हमने कहा था, एट्रिशन के एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को, एम्प्लॉय टर्नओवर को सिर्फ बैलेंस करने के लिए जो कॉस्ट है वो 90 to 200% उस एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी का बनता है। कि इतना महंगा वो एम्प्लॉय नहीं था जितना उसके जाने के बाद नई हायरिंग, और जितने टाइम तक नई हायरिंग नहीं हो जाती, वो ट्रबल्स, वो लॉसेस, उस सब से जितना खर्चा हो गया, इतना खर्चा तो वो एम्प्लॉय अकेला नहीं ले रहा था। और ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये रिसर्च के फिगर्स हैं, और जिन्होंने रिसर्च की है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। 33% of an employee's annual salary is the cost of replacing an employee who resigned. एक एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, अब आपने कहा ओके ठीक है, जाओ, मुझे तुम्हें रिटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई तुम्हारे गुलाम है, तुम जाओ, हम नया हायर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे हम ना मिस कर देते हैं चीजों को, तभी तो हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में। यही तो रीजंस है, हम समझते हैं सिर्फ हमारे पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है इस वजह से बिजनेस स्टेबल नहीं है, मार्केट खराब हुई है, मार्केट गंदी हुई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हैं इसलिए बिजनेस अच्छा नहीं है। नो, दीज आर द रीजंस जो हमारे बिजनेस को डीस्टेबल कर रही हैं। कि जब हमारे पास एक एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है, उसके बाद उसके इस टर्नओवर को कवर करने के लिए जो टोटल बिजनेस पे एक बर्डन पड़ा है वो 33% था उसकी एनुअल सैलरी का। और वो एक्सपेंस तो हुआ ही हुआ, और लॉस अलग, क्योंकि वो नहीं था, काम तो हुआ नहीं, उसकी पोजीशन तो ब्लैंक स्पेस ही रही। अभी आगे एक्सप्लेन करती हूं कि कहां पे आया ये सारा हिसाब किताब, क्यों इतना खर्चा हुआ, आखिर ऐसा क्या था। ये स्लाइड नहीं यहाँ पे शायद शो हो रही है अभी। अब एनुअल टर्नओवर की कॉस्ट क्या आई, कि हायरिंग कॉस्ट है, ऑनबोर्डिंग कॉस्ट है, उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट है, उसको बिजनेस में इंडल्ज करने की कॉस्ट है, उसको बिजनेस के साथ एंगेज करने की कॉस्ट है, फिर जितने टाइम तक वो वैकेंसी रहेगी, वो ब्लैंक स्पेस रहेगा, वो प्रोडक्ट नहीं होगी, वो हमें प्रोडक्शन नहीं मिलेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, वो काम नहीं होगा, वो लॉस अलग। उसके बाद जब आप इसको फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं आपके एनुअल टर्नओवर के साथ, तो आपको आपकी एनुअल कॉस्ट ऑफ टर्नओवर मिल जाती है। दैट विल वंस शेक यू, वो आपको एक दफा तो हिलाएगी कि ओहो, इतनी कॉस्ट मेरी सिर्फ इस वजह से जा रही थी कि मेरे एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा था, मुझे एम्प्लॉय टर्नओवर को बार बार फिल करना पड़ता था।
एक आया एक गया, फिर नया हायरिंग करो, स्टाफ लाओ, उसको एडजस्ट करो, उसको ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करो, एंड येट एक रिस्क रहेगा, आप अभी उसको नहीं जानते हो, लॉयल्टी का रिस्क। जो लॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो नहीं मिला ना, वो अपने पास साथ सीवी में लॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो नहीं लाया था। ऑल्दो जो रिजाइन करके गया, शायद वो आपका लॉयल था, लेकिन आप उसको नहीं रख पाए, दैट इज योर लॉस। तो इसीलिए एम्प्लॉय रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसीलिए तो एचआरएम का बिगेस्ट चैलेंज है कि रिक्रूटमेंट तक कहानी खत्म नहीं हुई है, हमने रिक्रूटमेंट के आगे रिटेंशन भी करनी है, वरना हमारा हायरिंग प्रोसेस इंपैक्ट होगा, उस पर असर आएगा, वो इफेक्ट होगा। हमारा हायरिंग प्रोसेस कैसे इफेक्ट होगा? बाज दफा हमें अगर सडन आ गई स्पेस, सडन वैकेंसी आ गई है, ठीक है, वो सडन रिजाइन करके चला गया है, तो फिर हमें जब इमीडिएट बेस पे हायरिंग करनी है तो हमें अपनी की पॉलिसीज को बाईपास करना पड़ेगा। फिर जब हमने रिक्रूटमेंट कर ली, फिर उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगेगा, इट इज कॉस्टली, नॉट जस्ट इन द मीन्स ऑफ मनी। बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कॉस्ट का मतलब कभी भी सिर्फ मनी नहीं है, टाइम, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग इज कॉस्ट। अगर आपने बिजनेसमैन बनना है, अगर आपने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो फिर कॉस्ट की वैल्यू जानिए, कॉस्ट में मनी, टाइम, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू जानिए। ऑब्वियसली फिर जब आपने नया एम्प्लॉय हायर किया, आपकी प्रोडक्टिविटी पे इशू आएगा, टीम वर्क मुश्किल से मिलेगा आपको, रिप्लेसमेंट टफ होगी, जाहिर सी बात है, जो पहले काम कर रहा था उसकी इधर एक टीम थी, अब वो टीम भी आपसे खफा है कि उसका मेंबर चला गया, उसकी एक बॉन्डिंग थी, वो मिलजुल कर एक काम करना जानते थे और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करते थे। लेकिन जब वो चला गया, नई हायरिंग आई, वो टीम बनने में टाइम लगेगा, जब टीम बनने में टाइम लगेगा तो टीम वर्क में टाइम लगेगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में टाइम लगेगा। दैट इज वाई आप उसको जाने ही ना दो, एम्प्लॉय रिटेंशन मैक्सिमम करो, ताकि आपको प्रोडक्टिविटी लॉसेस ना हो, ताकि आपके पास जब वो एम्प्लॉय रहेगा। अब देखिए, जब एम्प्लॉय आपका है, बहुत पुराना है, उसकी और आपकी एक बॉन्डिंग है, तो आप जानते हैं उससे कम टाइम में ज्यादा काम निकलवाना। जो नई हायरिंग है, आप उससे ज्यादा काम नहीं निकलवा सकते अभी, इट विल टेक टाइम टू गो देयर, इट विल टेक टाइम टू रीच देयर। जो पुराना एम्प्लॉय है, आप उसी से ही ज्यादा काम करवा सकते हैं, आप उससे ही दावा कर सकते हैं कि भाई ये मेरी कंपनी का कस्टमर के टुवर्ड जो रिलेशनशिप है उसका ख्याल रखेगा, मेरी कंपनी की इज्जत का ख्याल रखेगा। जो नया है वो तो अपने आप को सेव करेगा ना, उसको क्या लगे आपकी कंपनी का, उसको अपनी ड्यूटीज का पता है, वो निभाएगा, अपनी तनख्वाह लेगा, महीने बाद कहानी खत्म। लेकिन जो एम्प्लॉय आपका है, जो आपके साथ इंगेज्ड है, जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो ख्याल रखेगा कि ये मेरी कंपनी का नाम है, वो आपके और आपके कस्टमर के रिलेशनशिप की ख्याल रखेगा। दैट इज वाई एम्प्लॉय रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हमने पढ़ लिया सारा कि भाई एम्प्लॉय रिटेंशन इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट टू डू फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन? सबसे पहले राइट हायरिंग, आपकी हायरिंग पॉलिसीज मस्ट बी क्लियर, देयर मस्ट बी राइट हायरिंग। आपको पता हो आप जिस जॉब के लिए जिसको हायर करो ये वही है, जिसे ढूंढ रहे हो ये वही है। उसके बाद है प्रॉपर ट्रेनिंग, टीम स्पिरिट, टीम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक टुगेदरनेस का माहौल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को किसी दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हो कि नहीं ये तो बॉस का लाडला है ना, इसको कुछ नहीं कहेंगे, वो हमें ही बस कहेंगे, ऐसे नहीं है। जब हम टीम के साथ, वो क्या था, छोटे होते कहानी पड़ी थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सॉरी यूनिटी इज स्ट्रेंथ था ना, एक एक करके लकड़ी को टूटा था, फौरन टूट गई थी, गट्ठा बनाया था, नहीं टूटी थी। बचपन से ये कहानी पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो इसी तरह चलेगी हमारी, जब हमारी टीम इकट्ठी होगी तो बाहर से भी कोई कोशिश कर ले वो उसको नहीं तोड़ सकेगा, अंदर से भी कोशिश कर ले नहीं तोड़ सकेगा।
एप्रिसिएशन, देयर मस्ट बी वर्क, गुड वर्क एप्रिसिएशन। और जरूरी नहीं है कि भाई मॉनेटरी ही हो, आपने उनको पैसे देने हैं जेब से तो ही, नो, गुड वर्क, वेरी गुड जॉब, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, या ओवर वर्क जिसने किया है, या अपनी जेडी से, अपनी जॉब से निकल के एक्स्ट्रा काम जिसने किया है, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट डेवलपमेंट जिसने की है, ठीक है, तो आपने उसकी अप्रेजल इज वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय रिटेंशन को मैं यहाँ पे एंड करूंगी एक छोटी सी बात से, कि हमें छोटे होते से अम्मी लोग घर में एक बात सिखाते हैं कि जिस घर में किलकिल चिक चिक होती है, उस घर से अल्लाह जी रिज्क में बरकत उठा लेते हैं। इसी तरह आपके बिजनेस में अगर इत्तेहाद नहीं होगा, प्यार मोहब्बत एहसास नहीं होगा, तो आपके बिजनेस में बरकत नहीं होगी। तो अपनी कंपनी का कल्चर फ्रेंडली कीजिए, अपने स्टाफ को इनकरेज कीजिए, और फिर आपके जो है ना बिजनेस में ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन किया है कि अगर एम्प्लॉय बिजनेसमैन की ये वीकनेस समझे, तो सर बॉस तो आप है ना, आपको ये किसने कह दिया कि आप गिर जाएं अगले के आके और अगले को खुदा बना दें? नो, आप बॉस हैं, आपने एक टीम को लेके चलना है। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ओके, मैं अब एंड करना चाहूंगी लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह जी आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफिज।